नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सब्जियों में बैगन एक ऐसी फसल है जिसमें कीटों और रोगों के लगने की संभावना काफ़ी रहती है। ऐसे में बैगन की फसल में कीटों और रोगों से किस तरह से रोकथाम करें या किस तरह से प्रबंधन करें, इस विषय में विस्तार से बता रहा है हमारा आज का ये चित्र। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्यान्नों का उत्पादन भी बढ़ा है, परंतु किसानों को वांछित उत्पादन नई प्रजातियों और तकनीकों के प्रयोग के बाद भी प्राप्त नहीं होता है। उसके कई कारण हैं, जिसमें मुख्य कारण कीट एवं रोग है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि फसल में, विशेषकर नकदी सब्जी फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए। नकदी सब्जी फसलों में बैंगन एक महत्वपूर्ण एवं अच्छी आमदनी देने वाली सब्जी की फसल है। बैंगन की अच्छी उपज और आमदनी प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रजातियों के चयन के साथ फसल प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। बैंगन में कीट व रोग नियंत्रण के फलस्वरूप बैंगन उत्पादकों को अच्छा लाभ हो सकता है। बैंगन के पौधे की बढ़वार काफी तेज होती है। यह फैलाव भी लेता है। फल लगने के बाद पौधे के जमीन पर गिरने या फिर टूटने की संभावना रहती है। अतः पौधों को गिरने या टूटने से बचाने के लिए पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाना जरूरी होता है। इसी समय यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। बैंगन की फसल को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि खरपतवार रहने की दशा में कीट एवं रोग लगने की संभावना बनी रहती है। बैंगन के पौधे पर जब फूल के साथ फल भी आ जाते हैं, तब रोग व कीट का दुष्प्रभाव भी देखा जाता है। विभिन्न सस्य क्रियाओं और देखभाल के बाद भी पौधे कीट एवं रोग के प्रकोप से नष्ट हो जाते हैं। बैंगन की फसल में फल सड़न एवं जीवाणु उकठा रोग का प्रकोप प्रायः पाया जाता है। फल सड़न बैंगन की प्रमुख बीमारी है, जिसका प्रभाव पौधे के प्रत्येक भाग पर होता है। फल सड़न रोग में पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर गोलाकार एवं हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखलाई पड़ते हैं। ये लक्षण दिखे तो समझ लेना चाहिए कि फल सड़न रोग का प्रकोप हो गया है। इस रोग में फल सड़ने लगता है और धीरे धीरे पूरी फसल नष्ट हो जाती है। फल सड़न रोग के लक्षण दिखलाई पड़े तो कार्बेंडाजिम नामक दवा की 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी की दर से घोलकर अच्छी तरह से छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पत्तियां और तना पूरी तरह से भीग जाए। जीवाणु उकठा रोग का प्रकोप होने पर पौधा मुरझाने लगता है। तने को काटकर देखने पर भूरे रंग का जमा हुआ पदार्थ दिखलाई पड़ता है। जीवाणु उकठा रोग का सबसे कारगर उपाय है रोगरोधी किस्मों का चयन। बैंगन की फसल में कीट नियंत्रण भी आवश्यक है। बैंगन की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान तना एवं फल बेधक कीट पहुंचाता है। बैंगन का यह प्रमुख कीड़ा प्रायः सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। सुंडी अवस्था में ही यह कीड़ा फसल का नुकसान करने लगता है। यह फल को छेद कर अंदर चला जाता है और फिर फल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। एक सुंडी 4 से 6 फलों को नुकसान पहुंचाती है। बैंगन की फसल में फल एवं तना छेदक कीड़े के प्रकोप के शुरुआती समय में ग्रसित फलों को तोड़कर खेत से दूर कर देना चाहिए।
फल आने के बाद ही इनका प्रकोप स्टार्ट होता है। जैसे ही फल आएंगे तो ये अपनी निचली पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देते हैं और उनसे जो लार्वी निकलते हैं वो फल के अंदर घुस जाते हैं और फिर उसको फल को पूरा काना कर देते हैं ये, जिससे उसकी बाज़ार में आपको अच्छी कीमत भी नहीं मिल पाती और आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले तो खेत के अंदर प्रकाश प्रपंच लगाना चाहिए, जिससे इसका जो अडल्ट है, जो पतंगा है, वो उसके अंदर लाइट के अंदर आ जाए और उसमें लाइट के नीचे 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो आपका टब है उसमें 2 ml केरोसिन तेल डाल दीजिए, उसके अंदर ये गिर के मर जाते हैं। बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट का नियंत्रण करते समय जैविक विधि के तहत 40 ग्राम नीम गिरी के सत्व को प्रति लीटर की दर से पानी में घोलकर लगातार छिड़काव करने से फल एवं तना छेदक कीड़े के प्रकोप को नियंत्रित किया जा सकता है। रासायनिक उपचार के तहत कार्बोसल्फान 2 मिलीलीटर या पादान 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहने से इस कीड़े पे नियंत्रण पाया जा सकता है। कीट रसायनों का प्रयोग करते समय सबसे पहले तो आपको 2 समय आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो आप शाम को 3 से लेकर 5 बजे तक आपको इसमें स्प्रे करना चाहिए। उसके अलावा जो प्रमुख है उसमें आपको जब स्प्रे करते समय आपका मुंह आपसे ढका होना चाहिए और हवा के विपरीत दिशा में आपको स्प्रे करना चाहिए, जिससे हवा है उसके विपरीत दिशा में, जिससे आपके ऊपर सारा कीटनाशक नहीं आ सके। बैगन की फसल में कुछ पौधे लिटिल लीफ से भी दुष्प्रभावित होते हैं, जिसे बंझा भी कहते हैं। इस पौधे में ना तो फूल लगते हैं और ना फल। पूरी बढ़वार भी यह पौधा नहीं लेता है। ऐसे लिटिल लीफ से प्रभावित पौधों को खेत से बाहर कर देना चाहिए। जैसिड, हरा फुदका बैगन के प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों का रस चूसकर बहुत नुकसान पहुंचाता है। इनसे प्रभावित भाग पीला हो जाता है तथा पत्ती किनारे से ऊपर की ओर मुड़ने लगती है। धीरे धीरे पूरी पत्ती पीले धब्बों से भर जाती है और सूख कर गिरने लगती है। हरा फुदका कीट के प्रकोप से पैदावार काफी घट जाती है। इसके नियंत्रण के लिए जैविक विधि में नीमगिरी 4% का प्रयोग 10 दिन के अंतराल पर किया जा सकता है। लाल स्पाइडर माइट प्रायः गर्मी वाली बैगन की फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। इनके शिशु तथा प्रौढ़ पत्तियों के निचली सतह पर रस चूसते हैं और वहीं अपने द्वारा बनाए गए सिल्कनुमा जाल से ढके रहते हैं। फलस्वरूप पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीली चित्तियां उभर आती हैं। इन पत्तियों को खेत से दूर कर नष्ट कर देना चाहिए। इस कीट के नियंत्रण के लिए कोई भी मकड़ी नाशक का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर बदल बदल कर करें। सफेद मक्खी, यह एक छोटी मक्खी होती है। शिशु और वयस्क पत्तियों के निचली सतह पर रहते हुए पौधे का रस चूसते हैं। इससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है और फलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। बैगन की व्यावसायिक ढंग से खेती करते समय देखभाल अति आवश्यक है। साथ ही रोग व कीड़ों की पहचान कर संस्तुत दवा का छिड़काव कर अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, ग्लैडुलस फूल से अच्छा स्पाइक लेने के लिए उसमें किस तरह का प्रबंधन करें, किस तरह का सिंचाई दें और कंदों की खुदाई करते समय क्या सावधानी बरतें, इस विषय में विस्तार से जानकारी दे रही हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर अंजना सिसोदिया।
डॉक्टर साहब, जो भी हमारे किसान भाई ग्लैडुलस फूल की खेती किए हुए हैं, ग्लैडुलस फूल से अच्छा स्पाइक लेने के लिए वो इस समय किस तरह का उसमें सामयिक प्रबंधन करें या स्पाइक का जो है किस तरह से प्रबंधन करें जिससे कि उनको अच्छा स्पाइक प्राप्त हो और उनको अच्छा बाजार भाव मिले? ग्लैडुलस के स्पाइक काटने के लिए दो प्रमुख बातों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि इनकी कटाई सुबह सुबह की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, या अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो हम शाम का समय अपना निर्धारित करें कि इनकी कटाई सुबह एकदम प्रातः हो या तो शाम को हो। ऐसा क्यों, मतलब सुबह करें या शाम को करें? क्योंकि जो फूल हैं जो ताजगी भरे हुए होते हैं, जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ता जाता है तापमान बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ने के साथ साथ ये होता है कि फूलों में जो उनकी जो ताजगी है वो खत्म होने लगती है और फूल कुम्हलाने लगते हैं, इससे उनकी क्वालिटी एकदम खराब हो जाती है। ये बाजार भाव भी नहीं जी मिलता बिल्कुल, बाजार भाव आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह प्रातः 6 से 7 के बीच में इसकी कटिंग कर दी जाए या तो शाम को 4 से 5 के बीच में इसकी कटिंग की जाए। दूसरी अच्छा, कटिंग किस तरह से करें? मतलब इसमें प्रमुख बात का ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लैडुलस जब भी हम काटें तो 2 से 3 सेंटीमीटर तिरछा काटें। इससे क्या होगा कि जो ग्लैडुलस की स्पाइक कैंची से नहीं, चाकू से एक बार काटेंगे, केवल स्लैंट कट देंगे और इससे इसका जो एरिया है बढ़ जाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए। ये बहुत अति आवश्यक चीज़ है कि इस बात का हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि स्लैंट कट दें 2 से 3 सेंटीमीटर का। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके आसपास पानी से भरी हुई आधी बाल्टी ज़रूर हो। जैसे आप काटते हैं वैसे आप पुष्पवृंतों को पानी में डाल दीजिए, डंठल सहित पुष्पवृंत जो पूरी स्पाइक है ये पूरी हम बाल्टी में डाल दें आधे घंटे तक, या जब तक आप भंडारण में ना ले जाएं इनको, भंडारण कक्ष है या कोई कोल्ड रूम है वहाँ पे ना ले जाएं, तब तक इनको आप पानी में रखें। इससे फूल ताज़े बने रहेंगे। और जिन फूलों को आपको नहीं चाहिए, जो पुष्पवृंत आपको नहीं चाहिए, किसी वर्ष फूलों का साइज़ कम है, छोटा है, अच्छा नहीं देखने में, उनको भी टाइम पे काट दें। इससे जो हमारे कंद हैं उनकी वृद्धि बहुत अच्छे से होगी। अगर इनको हम लगा हुआ छोड़ देंगे तो ये वृद्धि को रोकते हैं। इसलिए एक तरह से कहा जाए उत्पादन बिल्कुल उत्पादन हमारा प्रभावित होता है। और अगर हम बड़ा साइज़ लेना चाह रहे हैं अपने कंदों का अगले साल के लिए, तो उनकी वृद्धि को बनाने के लिए भी जो स्पाइक नहीं है हमारे काम के और उनको मार्केट में भी नहीं देना है, तो उनको हम काट के अलग कर दें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस समय देखा जा रहा है कि तापक्रम में बढ़ाव है, तो उसमें किस तरह का वो सिंचाई करते हैं, क्या सावधानी बरते सिंचाई करते समय ग्लैडुलस फूल में? हम सब जानते हैं कि ग्लैडुलस को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन पानी का जमाव भी बहुत नुकसानदायक होता है इसके लिए ज़रूरी है कि तापमान के बढ़ते अवसर में हर 7 दिन बाद हल्की हल्की सिंचाई खेतों में कर देनी चाहिए। मतलब नमी बना रहे, बिल्कुल नमी बनी रहे, तो जो स्पाइक है वो काफ़ी अच्छा होगा। स्पाइक अच्छी होगी और आप जब भी काटेंगे तो आपको फूलों का साइज़ भी अच्छा मिलेगा। और ये जो कंदों की बात आप कर रही थी मैडम, तो ये कंदों की खुदाई करते समय जो है हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें और कैसे भंडारण करें जो कंद हैं? जब हम अपनी स्पाइक काट लेते हैं, इसके 2 महीने पश्चात कंद को निकालने का वक्त आता है, तो इस दौरान 2 महीने तक, मतलब 30 से 45 दिन तक तो हमको पानी का सिंचाई रोक देनी चाहिए। और जैसे कल आपको कंद निकालने हैं तो आप आज हल्की सी सिंचाई कर दीजिए पानी की, जिससे नमी बनी रहेगी और आपको कंद निकालने में भी बहुत आसानी होगी। इसके तत्पश्चात जब आप कंद निकालें तो नया कंद में साथ में पुराना कंद जुड़ा होता है, उसको आप ज़रूर निकाल दें याद से। और उसके जो साथ में क्या फायदे होते हैं उसके, जैसे नया कंद के साथ पुराने, जो सड़ा हुआ जो पुराना कंद है वो सड़ जाता है, खत्म होने की अवधि में आता है, और नया कंद ताज़ा रहता है और सही रहता है। अगर पुराना चीज लगा रहेगा कंद तो उसमें जो कुछ बीमारी अगर आ गई है तो वो नए वाले कंद में लग जाती है, मतलब वो पूरे कंद को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल कंद को प्रभावित करेगा। इसलिए और भंडारण के दौरान भी जो डिजीज़ वगैरह आती हैं वो पुराने कंद के लगे रहने से भी आती हैं, तो पुराने कंद को हटा के नए कंद को निकाल दिया जाए। भंडारण कैसे करें मैडम? भंडारण हम इसका कंदों को आप निकाल के 1 हफ्ते के लिए थोड़ा सा सुखाने रख दीजिए, उसके बाद इसका बोरे में इसका भंडारण ना करें। जो वुडन क्रेट्स या लकड़ी के जो डिब्बे आते हैं या हल्की कार्टून है या नायलॉन वाली जो बोरियां आती जिनमें सांस लेने की अच्छे से उनको जगह बन जाए, ऐसे थैलियों में अलग अलग करके उनको रखना चाहिए। 10 है 20 है, अगर अगली क्रॉप लेना है जी उनको लेना है। और उसके पहले इनको भंडारण करने के पहले कवकनाशी का घोल से उसको ट्रीट करके उसके बाद सुखाकर अच्छे तरीके से उसको भंडारण किया जाए। मतलब फफूंदनाशी से जो वो भंडारण करने से पहले एक बार उसको उपचारित कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने ग्लैडुलस
फूल की खेती जो भी हमारे किसान भाई किए हैं उस समय किन किन बातों का ध्यान रखें और कौन सा तकनीकी प्रबंधन अपनाएं, इस विषय में इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, इस समय प्याज की फसल महत्वपूर्ण अवस्था में है। ऐसे में प्याज की फसल में सामयिक कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या सावधानी बरतें, इस विषय में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश कुमार पाल। डॉक्टर साहब, ये समय प्याज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और प्याज की फसल खेत में लग चुकी है। ऐसे में प्याज के पोषण प्रबंधन हमारे किसान भाई किस तरह से करें? मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जिन्होंने खेत में फसल लगा दी है और टॉप ड्रेसिंग तो वैसे यूरिया की जो हमारी आधी है वो पूरी हो गई होगी, फिर भी कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कि नहीं कर पाए होंगे, तो जो एक तो टॉप ड्रेसिंग इस समय कर दें और दूसरा पर्णी छिड़काव के रूप में किसान भाई हमारे जो है नाइट्रोजन आता है, NPK जो आता है मार्केट में 13,045 का, उसका जो है 1% का घोल बनाकर जो है किसान भाई खेत में खड़ी फसल पे छिड़काव करें। और इनके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किसान भाई जैसे एक तो ये किए ही हैं, उसके साथ सल्फ़र, प्याज की गुणवत्ता जो है एक सल्फ़र जो कंपाउंड होता है उसके द्वारा होता है, तो 1% का सल्फ़र का भी छिड़काव जो है इस समय किसान भाई हमारे जो है कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो पोषण प्रबंधन की बात, ये बताइए कि जो हमारे प्याज की फसल है उसमें सिंचाई करते समय हमारे किसान भाई क्या सावधानी बरतें एवं कितने समय के अंतराल में सिंचाई करें? इस समय जो प्याज की फसल लगी है, चूँकि हमारे किसान भाई भी जान रहे हैं कि तापक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में प्याज में सिंचाई का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह हम सभी जानते हैं कि प्याज एक उथली जड़ वाली फसल है जिसमें कम अंतराल पर लगातार हमको सिंचाई करते रहना चाहिए। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सिंचाई होने से फिर इसमें रोगों का प्रकोप होता है। तो इसलिए किसान भाई हमारे जो है जो इसकी मुख्य क्रांतिक अवस्था है, जैसे कंदों का विकास वह इस समय हो रहा है और गांठों का मतलब जो है, तो उस समय सिंचाई की कमी होने पर तमाम विकृतियां आ जाती हैं। किसान भाई भी देखे होंगे कि प्याज का छोटा रहता है और 2 भागों में बंट जाता है, तो ये सब कमी के लक्षण हैं। तो ऐसे में किसान भाई 7 दिन के अंतराल पे 6 दिन, जैसी मृदा है मृदा के अनुसार जो है 6 से 7 दिन के अंतराल पे निश्चित मतलब जो है किसान भाई सिंचाई करते रहें हमारे जो है। मिट्टी के अनुसार देख ले, मृदा के अनुसार हफ्ते में 6 से 7 दिन के अंतराल में। वह मिट्टी है करीब किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि कुल 10 से 15 सिंचाई जो है इसके लिए आवश्यक होती है। अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण हमारे किसान भाई किस तरह से करें? हाँ, चूँकि देखिए प्याज में जो है कि ऐसे तो 45-50 दिन पे जो है हमारे किसान भाई एक खुरपी से कर लेते हैं, लेकिन जो किसान भाई न कर पाए हों वह सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि इस समय इनकी गांठों का बढ़वार होती है। तो खरपतवार एक बार निकाल लें तो अच्छा होता है। खुरपी की सहायता से जो है हम खरपतवार निकाल लेते हैं। और मैं इसी के साथ किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जिनकी फसल 75 से 90 दिन की हो गई है, वह एक मैलिक हाइड्राजाइड नाम का रसायन आता है जिसका 1500 से 2000 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में घोल के हिसाब से छिड़काव करें, तो जो इसमें ये पुष्प डंडियाँ निकल जाती हैं जिससे कि उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, वह प्रभावित नहीं होने पाती है और इसका प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था पिछले जवाब में कि इसमें रोग एवं कीट भी लगते हैं, तो प्याज की फसल में कौन कौन से रोग एवं कीट लगते हैं और उनके लक्षण क्या, हमारे किसान भाई उसे कैसे पहचानेंगे और उनके उपचार के लिए क्या उपाय करें? मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि प्याज में सबसे ज़्यादा एक जो बैगनी धब्बा रोग है जो कि फरवरी-मार्च में ज़्यादा लगता है, तो इस समय उस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। इस रोग में होता क्या है कि पत्तियों पर बैगनी रंग के धब्बे जो है आते हैं और उसकी जहाँ से निकली रहती है तना जो है कमज़ोर हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को यह चाहिए कि जो है मैनकोजेब 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर जो है 3-4 छिड़काव जो है 10 से 15 दिन के अंतराल पे करते रहें। और दूसरा, इसके अलावा इसमें जो थ्रिप्स नाम का कीट है
वह भी इस काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। इसको हमारे किसान भाई बड़े आसानी से पहचान जाएंगे, देखेंगे कि उसमें सफ़ेद रंग की उस पर धारियाँ सी बन जाती हैं, तो यह भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। किसान भाई थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए जो है प्रोफेनिल नाम की एक दवा आई है, जिसका कि 1.1% का घोल 600 से 700 लीटर पानी में बनाकर छिड़काव करें, 3-4 छिड़काव करें, जिससे कि निजात मिल जाता है। डॉक्टर साहब, प्याज की फसल में समसामयिक प्रबंधन किस प्रकार से हमारे किसान भाई करें, इस विषय में आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।